हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में हम कुछ स्लाइड्स हमारी पूरी कर चुके हैं, जिसमें हम यहाँ तक आ चुके हैं कैसे फ्रांस में लोगों ने मोनार्की ख़त्म की और उसमें साथ में किए संविधान को बनाया। फ्रांस में किस प्रकार उन्होंने मोनार्की ख़त्म की और इन्होंने संविधान को बनाया। उस बीच में इन लोगों ने बहुत एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके कई कारण थे। उसका जो मेन कारण था वो ये था कि उस समय खाने की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी थी। फूड प्राइस जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे और जनता पर नए टैक्स लगाने की तैयारी थी। आपको ध्यान होगा कि जनता पर जो नया टैक्स लगता है, जो कि नॉर्मली उस समय थर्ड एस्टेट वाले पे करते थे, वो टैक्स लगाने की जिम्मेदारी एक असेंबली को दी गई थी, जिसको कहते हैं एस्टेट जनरल। तो एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाने का अधिकार राजा का था। तो किंग लुई 16 ये अनाउंस करता है कि अब एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो जैसे ही उसने इस मीटिंग की अनाउंसमेंट की, लोगों में इसका विरोध होना शुरू हो चुका था। तीनों एस्टेट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जब वन वोट वन पर्सन या फिर वन पर्सन वन वोट की बात बिगड़ी, तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वालों ने कहा कि पूरी असेंबली की एक वोट काउंट होगी, और इसी बात को लेकर बात बिगड़ गई कि भाई एक व्यक्ति की एक वोट काउंट क्यों नहीं होगी। थर्ड एस्टेट वाले कह रहे थे कि वन पर्सन वन वोट रखो, लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया कि अब की बार भी वही प्रीवियस नियम लागू रहेंगे कि पूरी असेंबली की एक वोट काउंट होने वाली है, पूरी एस्टेट की एक वोट। तो इस प्रकार जो है थर्ड एस्टेट वाले वहां से छोड़कर चले गए, पूरी असेंबली को वो छोड़कर चले गए। और जैसे ही वो असेंबली को छोड़कर गए, उन्होंने बाहर जाकर अनाउंसमेंट कर दी। उनको लगा कि हम जो है पूरे देश का भविष्य है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम एक ऐसा संविधान ना बना दें जिससे कि राजा की शक्ति को कंट्रोल किया जा सके, तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। तो वे एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और वहां पर इन्होंने जो है धीरे धीरे इस प्रकार संविधान को बनाया। जब उनका संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें राजा को हटाया नहीं गया। वो बोले कि राजा भी रहेगा और संविधान के अनुसार काम करेगा। तो पावर्स का बंटवारा कर दिया गया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर्स को बांट दिया और राजा की पावर्स को काफी हद तक जो है कम किया गया। फिर आपको मैंने ये बताया था किस प्रकार अब संविधान बनने के बाद राजा की पावर क्या रही। पावर तो चलो उसकी लिमिट में आ गई, लेकिन समस्या यह है कि इन लोगों ने दो प्रकार के सिटीजन बांट दिए, दो प्रकार के नागरिक कर लिए। जिनको वोट देने का राइट मिला वे थे अमीर व्यक्ति जो टैक्स पे कर सकते थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, और वे सारे के सारे पुरुष थे। तो उन लोगों को राइट टू वोट मिला। इसलिए जिनको राइट टू वोट मिला वो कहलाए एक्टिव सिटीजन्स। सारी महिलाएं और गरीब पुरुष, ध्यान रखें महिलाएं सारी हैं, और मेल में से यानी पुरुषों में से ऐसे पुरुष जो टैक्स नहीं पे कर सकते या नहीं कर रहे हैं, उनको माना गया पैसिव सिटीजन्स। तो ये लोग ये मान चुके थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, हमें अगर राइट नहीं मिला वोट डालने का, तो हमारे ही आसपास के लोग हैं थर्ड एस्टेट वाले, वे वोट करके एक असेंबली इन्होंने बनाई है और इसके द्वारा जो है हमें कुछ अधिकार धीरे धीरे मिल जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उलट, बिल्कुल इनको कोई अधिकार नहीं मिला। और ये जो संविधान था जिसने नेशनल असेंबली बनाई थी, जिससे लोग उम्मीद कर रहे थे कि चलो हमें भी कुछ राइट मिलेंगे, लेकिन इनको कोई राइट नहीं मिला। कहने का मतलब ये है उस समय फ्रांस में जिसके पास पैसा था,
अमीर जो लोग थे, रिच पीपल, सिर्फ उनको ही जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव भागीदारी करने का मौका मिला, वही सारे नियम को डिसाइड करने वाले थे। तो गरीबों को और महिलाओं को यह लगा कि हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। ये उन्होंने जो उस समय डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो अनाउंसमेंट किया, यहां पर एक बात स्पष्ट थी कि इसमें केवल पुरुषों को अधिकार मिला है, महिलाओं को नहीं मिला है। गरीब व्यक्तियों को अधिकार नहीं मिला था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार जो है अब ये बेचारे क्या करेंगे? देखो, जब ये यहां पर कहता है कि मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, बार बार ये कह रहे हैं कि पुरुष जो हैं जन्म से ही आजाद होते हैं, उनको जन्म से ही आजादी चाहिए और इसलिए उनको मिलनी भी चाहिए। महिलाओं की बात कहीं पर भी नहीं है। तो इस प्रकार एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उससे अलग होती गई और महिलाएं लगातार जो है बगावत करती गई। ये उस समय के फ्रांस का जो हमने कुछ देखा था कि फ्रांस में उस समय क्या था। तो ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि भाई जो अमीर लोगों ने जो पावर प्राप्त की है, कि चलो पहले तो राजा के नाम सारी पावर थी, अब इन्होंने क्रांति करी। वो क्रांति होने के बाद उम्मीद थी कि कुछ बदलेगा, लेकिन बदला सिर्फ क्या, बस नाम बदल गया, लेकिन पावर वही थी। चलो राजा के पास पावर नहीं गई, लेकिन अब जिन व्यक्तियों के पास पावर है वे सारे अमीर व्यक्ति हैं, गरीबों को इसमें कोई योगदान नहीं था, महिलाओं की इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसी बात का जो है इन्होंने प्रूफ दिया है कि उस समय सिर्फ अमीर व्यक्तियों के ही पास पावर थी और बाकी लोग जो हैं भूख से मर रहे थे। तो ये कह रहे हैं, जीन पॉल मेराट जो है कह रहे थे कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जैसे गरीबों ने पुराने मालिकों को उखाड़ फेंका, अब जो नए मालिक हैं तुम्हारा भी हाल वैसा ही करेंगे। ये कि जो गरीब आदमी है, जिस प्रकार उन्होंने परेशानी में आकर दुखी होकर किस प्रकार जो है पुराने जो लॉर्ड थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनको निकाल फेंका, तो अब तुम्हारी बारी है अमीरों, पैसे वालों, अब तुम सुधर जाओ वरना ये तुम्हें भी उखाड़ फेंकेंगे। तो यहां से एक बात साबित होती है कि उस समय गरीबों के पास जो इस प्रकार से राइट नहीं मिले थे। अब हमने हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट करना है। ये बॉक्स 1, इसको आप ध्यान रखें। अभी जो पिक्चर्स आपके सामने आने वाली हैं ये सारी बॉक्स 1 की, कुछ उसके बाद बॉक्स 2 की आएंगी। हमने इसको समझना है कि ये जो सिंबल हमारे सामने हैं, जो उस समय फ्रांस की क्रांति के समय बड़े लोकप्रिय हुए, बहुत पॉपुलर हुए, थोड़ा उसके बारे में जानते क्या था। हमारे सामने एक ब्रोकन चेन है। देखो, चेन जो होती है, जंजीर गुलामी का प्रतीक होती है, स्लेवरी का सिंबल होती है, लेकिन अगर ब्रोकन चेन है तो फिर ये लिबर्टी का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वीमेन इन द 18th century कुड नॉट रीड और राइट। सवाल यह खड़ा होता है कि भाई क्यों इन सिंबल की जरूरत पड़ी? उस समय लोगों को समझाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल क्यों किया गया? उस समय का जो फ्रांस था 18th century का, उसके जो लगभग पुरुष और महिलाएं थे मेजोरिटी में, उनको पढ़ना नहीं आता था। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड्स टू कम्युनिकेट। देखो, बात होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन फिर कैसे भी हो सकता है। मान लिया कि आप सभी लोग जो हैं जिस भी एनवायरनमेंट से आते हैं, हमें पता है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट, हमारे घर का एनवायरनमेंट है, वहां पर लोग हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलते हैं। ये तो है नहीं कि सारे के सारे घर में वही लगातार 24 घंटे आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, सब परिवार के व्यक्ति लगातार इंग्लिश बोलते हों। अगर इन चीजों को मैं आपके सामने यूं का यूं रख दूं, जैसा कि लिखा हुआ है सेम इंग्लिश में, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। या फिर मैं ऐसी लैंग्वेज में बात करूं जिस लैंग्वेज में आप लोग नहीं समझ पाए, तो उसका मतलब है कि भले ही मुझे कितनी भी नॉलेज हो, भले ही मेरा इरादा ठीक हो कि मैं नॉलेज को दूं, लेकिन क्या फायदा है जब तक आप उसको समझे नहीं। तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है कि जिस चीज को लोग समझें वही तरीका इस्तेमाल में लाया जाए। तो उस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगर कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वे अपनी बातों को लगातार अखबारों में निकालते,
बुक्स में छापते तो इसका मतलब है कि उनके जो थॉट्स थे उनको एक बड़ी जनसंख्या तक वो नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि जो बहुत बड़ी मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन थी वो अनपढ़ थी। तो इसलिए ऐसा तरीका ढूंढा गया जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके। अब इस ब्रोकन चेन को तो आप किसी को समझा दो, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर ये चेन उस जमाने में भाई बताई जा रही है कि तोड़ दी चेन, तो इसका मतलब क्या है, वो समझेगा कि ठीक है अब हम आजाद हो चुके हैं। तो इसलिए जो है कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इस प्रकार के आइडियाज विकसित किए गए। द पेंटिंग बाय ले बार्बियर, जो कि आगे आने वाली है, uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights। जो अधिकारों की घोषणा हुई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो हुआ था, हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उसको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, देखो कुछ को तो लिख के दे दिया, लिखा था, आपने देखा था बोर्ड पे लिखा हुआ था, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए क्या किया, उनके लिए इस प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि ब्रोकन चेन, चेन्स वर यूज्ड टू फैटर स्लेव्स, जो बेड़ियां होती थी, जंजीरें होती थी, ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु को बांधने में काम आती थी। उसको जंजीरों से बांधने का मतलब है उसको हमने गुलाम कर लिया। ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो इस प्रकार टूटी हुई चेन, टूटी हुई जंजीर, बेड़ियां, ये इस बात का प्रतीक है कि अब वो व्यक्ति आजाद हो चुका है। तो समझ में आया इसका मतलब क्या है। अगले सिंबल पे चलते हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स और फासिस। देखो बचपन से ही हमें ऐसी कहानी सुनाई गई है, आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि एक बीमार व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, और जब वो बिल्कुल मरने की हालत में था तो उसने अभी अपने सभी 4 या 5 बेटों को बुलाया और सभी अपने 4-5 बेटों को कहा, उनको एक एक के बिल्कुल पतला सा तिनका दे दिया उठा के। वो तिनका दे के बोला कि इसको तोड़ो, तो सभी बेटों ने बड़े आराम से उसको तोड़ दिया। फिर उस व्यक्ति ने एक बंडल दिया, पूरा उन्हीं तिनकों से बना हुआ एक गठरी, एक पूरा बंडल दिया और बोला कि अब इसको तोड़ के दिखाओ। तो उन्हीं तिनकों से बने हुए एक बंडल को वो नहीं तोड़ पाए। तो तब उन्होंने समझाया, उनके पिता ने, कि जब तक तुम अकेले रहोगे, अलग अलग आपस में लड़ते रहोगे, तो कोई भी तुम्हें आराम से तोड़ सकता है, और अगर तुम 4-5 भाई एक साथ हो जाते हो तो फिर तुम्हें हराने वाला, तोड़ने वाला धरती पे कोई नहीं होगा। तो वे ये समझा रहे थे कि एकता में बल होता है, यूनिटी जो है, यूनिटी वो पावरफुल होती है। तो इन्होंने यहां पर क्या दिखाया, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, एक छड़ी को आप आराम से तोड़ सकते हैं, बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। जो एकता होती है, एकता उसी में ताकत होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप लोग सभी आपस में मत लड़ो, हो सकता है तुम्हारी आपस में नहीं बनती किसी न किसी कारण से, लेकिन ये समय आपसी झगड़ों का नहीं है, और जब तक हम सभी एक नहीं होंगे तब तक हमारी बात को ऊपर वाले मंत्री वगैरह नहीं सुनेंगे, राजा लोग नहीं सुनने वाले हैं। तो इसमें यही एक आइडिया देने का प्रयास किया गया कि आप सबको एकता बना के रखनी है। अगला सिंबल हमारे पास है एक ट्रायंगल और उसके भीतर एक आंख। द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। यहां से देखो प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश के निकलने के लिए दिखाया गया है, ये लाइट, और इसके भीतर आंख है ट्रायंगल के। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। अब ये जो आंख होती है जो सबको देख रही है, ये नॉलेज का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज की रोशनी, जिस प्रकार सूरज की रोशनी बादलों से ढके हुए अंधकार को दूर कर देती है, जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी उपयोग में लाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता रूपी जो अंधेरा होता है, अनपढ़ता का जो अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए ज्ञान की रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो आंख है इस ट्रायंगल के भीतर, ये आंख
उस नॉलेज का प्रतीक है जो आपके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने वाली है। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह प्रश्न आया है कि ट्रायंगल के भीतर ही आंख क्यों है, रेक्टेंगल के भीतर ये आंख क्यों नहीं बनाई, ऐसे ये आंख क्यों नहीं बनाई गई, या फिर स्क्वायर के भीतर इस आंख को क्यों नहीं बनाया गया, ट्रायंगल के भीतर ही क्यों, यहां पर ऐसे क्यों नहीं बनाया, या सर्कल के भीतर क्यों नहीं बनाई, सिर्फ ट्रायंगल ही क्यों। देखो ट्रायंगल में साइड कितनी है, 1 2 3, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और ये 3 साइड का मतलब है उस जमाने का जो फ्रांस था, जिस समय ये आइडियाज आ रहे हैं, उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, एस्टेट 1, एस्टेट 2 एंड एस्टेट 3। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 3 एस्टेट को डिनोट करती है, 3 एस्टेट को ये आपको इंडिकेट करती है कि 3 समाज। तो ये कह रही है कि अब वो भेदभाव का जमाना गया, अब हम सारे एक हैं, इसलिए इसको दिखाया गया। उसके बाद ये देखो आप, सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये शाही शक्ति का प्रतीक है, दंड का प्रतीक है ये, कि इसकी नजर में सारे व्यक्ति समान हैं, दंड मिलेगा तो बराबर मिलेगा। ये पनिशमेंट का प्रतीक भी है। अब यहां पर एक सांप आपको दिखाई दे रहा है, ये सांप अपनी ही पूंछ को पकड़े हुए है और इसने एक शेप बनाई हुई है जिसको बोलते हैं अंगूठी, रिंग। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, इसने एक अंगूठी बनाई है, इस प्रकार की शेप से अंगूठी बनी हो। ये प्रतीक है, ये सिंबल ऑफ एटर्निटी, ये शाश्वत होने का प्रतीक है, ये अमर का प्रतीक है, ये लाइफ टाइम का प्रतीक है। इसका मतलब है जिस तरह अंगूठी का कोई शिरा नहीं होता, कोई उसका अंत नहीं होता, ये उस चीज का प्रतीक है कि जिन अधिकारों को ये अनाउंसमेंट की है, जिस प्रकार की सोच ये लेकर चले हैं, वो एटर्नल रहेगी, वो शाश्वत है, ये उसकी बात चल रही है। एक यहां पर आपको टोपी दिखाई दे रही है, फ्रीजियन कैप। ये जो फ्रीजियन कैप है, नॉर्मली क्या था कि कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। इस टोपी को धीरे धीरे कुछ लोगों ने तब पहनना शुरू किया जब वो गुलामी से मुक्त हो गई। पहले बहुत सारे लोग जो है गुलाम हुआ करते, स्लेव हुआ करते, तो किसी न किसी कारण से, चाहे अपना कर्जा चुकाने के बाद, चाहे मालिक की सेवा करने के बाद, या किसी और कारण से जब एक गुलाम को फ्री किया जाया करता, तो फिर वो अपनी आज़ादी को दिखाने के लिए कि मैं तो गुलामी से मुक्त हो गया हूं, वे एक टोपी पहनते थे। और इस प्रकार ये टोपी पूरी वहां के समाज में लोकप्रिय हो गई कि जो भी व्यक्ति अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, जो गुलाम नहीं है, वे सभी ये टोपी पहनने लगे, ये वाली कैप। तो ये कैप होगी लोकप्रिय, यानी सब लोगों ने इसको पहन लिया ताकि ये दिखाने के लिए कि हम आज से किसी के गुलाम नहीं हैं। अब यहां पर एक महिला बैठी है, इसमें अगर आप देखो तो इनके रंगों को ध्यान से देखो, यहां पर आपको ब्लू रंग दिखाई देगा, व्हाइट भी आपको दिखाई दे रहा है और आपको रेड भी दिखाई दे रहा है। ये है द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। जिस तरह हमारा देश है इंडिया, हमारे देश में जो 3 रंग हमारे झंडे में हैं, केसरिया, सफेद और हरा, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, जो ये कलर हैं, उसी प्रकार फ्रांस के ये 3 रंग हैं, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। तो ये उस देश का प्रतीक है। भाई हम तो पूरे देश को साथ लेके चल रहे हैं। अब यहां पर एक लड़की या एक औरत दिखाई दे रही है जिसके पंख हैं। ये पंख वाली औरत ये क्या कहना चाह रही है? द विंग्ड वुमेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये कानून की देवी की तरह इनको दिखाया गया है। इनको इस प्रकार पंख लगाकर दिखाने का मतलब ये है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये
परी है, ये इसको परी की तरह दिखा रहे हैं, आसमान से आई है और इनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं होता, ये बहुत अच्छे होते हैं। इस प्रकार ज्ञान की देवी जो है इस प्रकार इसकी कानून की देवी इस प्रकार बनाई गई और उसके पंख लगाई गई। यहां पर जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं टैबलेट, लॉ टैबलेट, कानून की पट्टियां। इनमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड इनको बराबर दिखाया गया है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। कानून की नजर में सारे व्यक्ति समान हैं या फिर कानून सबके लिए बराबर है। ये टैबलेट जो है इस बात का प्रतीक है। अब हमारे सामने एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई द सिंबल्स इन बॉक्स 1 विच स्टैंड फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमने ऐसे कुछ सिंबल्स को ढूंढना है जो लिबर्टी, इक्वालिटी और भाईचारा फ्रेटर्निटी का प्रतीक है। एक बार आप बॉक्स 1 की तरफ आ जाओ, देखो ये है बॉक्स 1। बॉक्स 1 में चेन है, टूटी हुई चेन किसका प्रतीक है? टूटी हुई चेन प्रतीक किसका है? यह सिंबल है लिबर्टी का। यह बंडल किसका प्रतीक है? भाईचारे का, एकता बना के रखो, फ्रेटर्निटी, ये उसका सिंबल है। और ये न्याय का सिंबल है, रॉयल पावर है, सबके लिए बराबर रहेगा। और दूसरा जो है एक यहां पर न्याय का प्रतीक, फिर ये है कानून का प्रतीक है ये। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन फिगर 8 बाय रीडिंग ओनली द सिंबल्स। जो इन्होंने हमें ये फिगर 8 दिखाया तो इसका क्या मतलब है और ये क्या चीज थी, इसके बारे थोड़ा जानना है कि इसमें इनके मीनिंग को हमने एक्सप्लेन करना है। एक बार हम उस पिक्चर को ही खोल लेते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो अब यहां की बात हुई है फिगर 8 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। यहां पर आप देखो, इस चित्र को देखो ध्यान से, इसमें एक टोपी आपको दिखाई दे रही है। ये टोपी बताया था मैंने आपको, टोपी किसका प्रतीक है? ये कैप, फ्रीजियन कैप किसका सिंबल है? ये सिंबल है कि हम जो हैं फ्रांस के लोग अब फ्री हो चुके, हम गुलाम नहीं हैं। यहां पर आपको एक लॉ टैबलेट दिखाई दे रही है, लॉ टैबलेट, ये किसका प्रतीक है? कि कानून सबके लिए समान है। यहां पर एक महिला इस प्रकार देखो दिखाई दे रही है, जिसमें व्हाइट, ब्लू और जो ये रेड है, ये सिंबल इन्होंने दिखाया हुआ है यहां पर। ये किस बात का सिंबल है? ये सिंबल है फ्रांस के नेशनल कलर्स, राष्ट्रीय के जो रंग थे। ऊपर आपको एक ट्रायंगल के अंदर यहां पर दिखाई दे रही है आंख। ये आंख जो है ज्ञान का प्रतीक है, जो अज्ञानता को दूर करने का प्रयास कर रही है। एक महिला है जिसके हाथ में वो रॉड है, जो प्रतीक थी आपके उसका, भाई उसका पनिशमेंट, उसका दंड या फिर रॉयल, उसका प्रतीक है ये। और इनके पंख लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये कानून की जो देवी हैं, ये सब के लिए समान न्याय करेंगी। तो इस प्रकार जो है हमने इसको, हमारी एक एक्टिविटी यहां पर ये पूरी हुई। कंपेयर द पॉलिटिकल राइट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave to the citizens with articles 1 and 6 of the declaration। तो सोर्स 3 के बारे में हमसे कह रहा कि सोर्स 3 को थोड़ा ध्यान से देखें। आर द टू डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट? डू द टू डॉक्यूमेंट्स कन्वे द सेम आइडिया? देखो ये कह रहे हैं कि हमने कंपेयर करना है, कंपेयर द पॉलिटिकल राइट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव टू द सिटीजन्स विद आर्टिकल्स 1 और 6। अब हमने आर्टिकल 1 और 6 को उससे कंपेयर करना है। तो हम एक बार आर्टिकल 1 और 6 की तरफ चलते हैं। यहां पर आर्टिकल 1 है और इसका 6 की तरफ चलेंगे। देखो 1 में क्या कहा हुआ है? मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स।
मनुष्य जो होता बल्कि पुरुष वो जन्म से ही आजाद होने के लिए है। यहां पर यह बात है। उसके अलावा यहां पर एक बात है कि लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, कि ये जनरल विल होनी चाहिए, सामान्य इच्छा से होना चाहिए, जो लोग चाहें वही कानून हो। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, कि सारे नागरिक जो हैं वो इसके सामने बराबर होने चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में क्या है? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो इस प्रकार की बातें हैं। तो यहां पर इक्वेलिटी बिफोर लॉ की तो बात है और लाइफ की बात, लेकिन ये कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। लेकिन जो लिबर्टी की इस प्रकार की बात थी वो वहां पर इस प्रकार से पूरे तरीके से मैच नहीं करती। Which groups of French society would have gained from the Constitution of 1791? Which groups would have had reason to be dissatisfied? What developments does Marat यानी सोर्स बी वाली पिक्चर को देखना है, एंटिसिपेट इन द फ्यूचर। अब हमने एक बार इस पिक्चर को देखना होगा, फिर हम सोर्स बी की तरफ आएंगे। देखो ये सोर्स बी है, हम इसकी तरफ बाद में आएंगे कि इनका आइडिया क्या है। और सबसे पहले हम इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है कि इस पिक्चर में देख के बताओ कि किन को तो फायदा हुआ है और कौन लोग इससे नाराज हुए हैं। देखो इसमें फायदा उनको हुआ है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है वो टैक्स भर रहे थे और उन्हीं को लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा माना गया, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें नाराजगी किसकी हो सकती है? महिलाओं की, 25 साल से नीचे के सभी व्यक्तियों की, और ऐसे पुरुष जो टैक्स नहीं पे करते, वर्कर्स वगैरह, तो उन सबको तो नाराज होना ही है क्योंकि उनकी बात यहां पर नहीं सुनी गई है। अब जरा सोर्स बी की तरफ आते हैं। ये आपका सोर्स सी, देखो ये रहा, ये आ गया सोर्स बी। सोर्स बी में जो मेराट है ये, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये किस प्रकार के डर की बात कर रहे हैं, कौन सा खतरा ये आने वाले फ्यूचर, मतलब किस बात की भविष्यवाणी ये कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, देखो ध्यान से, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच, कि पूरे देश को लीड करने की जिम्मेदारी जिनको मिलनी चाहिए थी वो ढंग के व्यक्तियों को नहीं मिली, वो केवल अमीरों को मिली। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इंप्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। आप इनकी बात को ध्यान समझ लें, ये बहुत गजब की भविष्यवाणी कर रहे हैं और ऐसी बात बोल रहे हैं। इन्होंने उन घटनाओं को देखा और जो घटनाएं इन्होंने देखी वे आने वाले टाइम पे फ्रांस में घटने वाली हैं, वे समस्याएं आने वाली हैं जिनका जिक्र ये कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग सताए गए हैं, जो ओप्रेस्ड हैं, जो गरीब हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीकों से न्याय नहीं मिलने वाला है, उनकी हालत शांतिपूर्ण तरीके से सुधरने वाली नहीं है। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। ये कहते हैं कि अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि पैसा किस प्रकार कानून को चेंज कर सकता है, किस प्रकार कानून को प्रभावित कर सकता है। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल अग्री टू ओबे देम। ये कह रहे हैं कि आप कब तक लोगों पर मन मर्जी के कानून थोपते रहोगे। लोग कानून को तब तक मानते हैं जब तक वो उसको मानना चाहते हैं, और जिस दिन उन्होंने कानून को मानने से मना कर दिया उस दिन तुम्हारे सारे कानून धरे धराए रह जाएंगे। येट ये हो गया, ठीक है। एंड व्हेन दे हैव मैनेज्ड टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ वेल्थ। बोले कि जिस तरह उन्होंने इन ऊंची जातियों के लोगों, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा, जब लोग बाकी लोग परेशान किए जा रहे थे नोबिलिटी के द्वारा, क्लर्जी के द्वारा, तो किस प्रकार आम लोगों ने उनकी जो दुख था इनके द्वारा दिया गया था उसको उखाड़ फेंका, और अब वो वही आगे चलकर वही तुम अमीरों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय फ्रांस की जो हालत है वो इतनी बुरी है
कि गरीब लोग कभी भी शांति के मार्ग पर चलकर अपना हक नहीं ले पाएंगे, और जब शांति के मार्ग पर चलकर अपना हक नहीं ले पाएंगे तो आने वाले टाइम पर वो वही हाल तुम्हारा करेंगे जो पहले नोबेलमैन और क्लर्जी का हुआ था। तो भविष्यवाणी ये हो रही यहां पर कि खतरा है इस देश में। जो लोग उस समय अमीर लोग अपने मन मर्जी वाले कानून पास कर रहे हैं कि वे लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है, ये उस खतरे की बात कर रहे हैं। तो हमने ये वाली एक्टिविटी देखी। इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस ऑन नेबरिंग कंट्रीज सच एज पर्सिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्पेन, ऑल ऑफ विच वर एब्सोल्यूट मोनार्कीज। अब ये कह रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि आप उस समय फ्रांस में हैं और आप ये कल्पना करो कि जो फ्रांस में हुआ है उसका उनके पड़ोसी देशों पे क्या असर पड़ने वाला है। फ्रांस में क्या हुआ, लोगों ने क्रांति की और राजा को बोला कि अपनी पावर्स को छोड़ो और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो। लोगों ने कहा कि अब चर्च की इतनी पावर नहीं चलेगी, चर्च की सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। लोगों ने जो नोबेलमैन थे उनसे प्रॉपर्टी को छीन लिया और कईयों को देश छोड़ के भागना पड़ा। वहां की आम जनता ने एक काम और भी किया कि टैक्स सिर्फ हम नहीं भरेंगे, टैक्स भरेगा तो पूरा देश भरेगा और इक्वलिटी के हिसाब से भरेगा। तो ये इन्होंने कहा, और जो भी राजा काम करेगा वो संविधान के दायरे में करेगा। तो आप सोचो कि फ्रांस के बगल में क्या होगा, वहां भी तो राजा लोग रहते हैं। तो जब ये बात वहां पर जाएगी पड़ोसी देशों में, तो वहां के जो राजा लोग हैं उनको डर होगा कि जैसा काम फ्रांस में उनकी जनता ने किया, अगर यही काम हमारे वाले कर देंगे तो क्या होगा। तो फ्रांस के राजा डर चुके हैं। और हाउ वुड द किंग्स, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, नोबेल्स और मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी हियर हैव रिएक्टेड टू द न्यूज, कि कैसे वहां का राजा करेगा रिएक्ट। राजा लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, राजा लोग इसको बोलेंगे ये बिल्कुल गलत हुआ, फ्रांस में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा ही बोलेंगे। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं वो सोचेंगे तो इनकी पावर को भी खतरा है। व्यापारी क्या बोलेंगे, ट्रेडर्स वगैरह, ठीक है जो हुआ। पीजेंट्स क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हमें उनको बेवजह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नोबेल्स क्या बोलेंगे, बहुत गलत हुआ, क्योंकि इनको तो राइट मिले जन्म से, इनको तो बाई बर्थ कुछ राइट थे वो इनके छीन लिए गए। ये क्या बोलेंगे, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वाले क्या बोलेंगे, प्रीस्ट क्लास वाले, ये तो एकदम गलत हुआ, ये तो अन्याय है, हम तो पुजारी लोग थे, हमसे ऐसा क्यों व्यवहार हुआ, ये तो बोलेंगे बहुत गलत हुआ। तो ये सब इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे जो उस समय फ्रांस में हो रहा था उसके प्रति। तो जाहिर सी बात है, खुश कौन होगा, जो आम लोग होंगे, मजदूर होंगे, किसान होगा, आम लोग जो होंगे वे खुश होंगे, चाहे किसी भी कंट्री के हों। और जो लोग इसको देखेंगे कि फ्रांस में ऐसा हुआ है तो हम क्यों ना करें, तो इसका मतलब है कि फ्रांस की घटना कोई ऐसी घटना नहीं थी जो सिर्फ फ्रांस में हुई, इस घटना का रिजल्ट इनके सभी पड़ोसी देशों पर होने वाला है। आम लोग वहां पर भी डिमांड करेंगे, जब ये चीज वहां पर हो सकती है तो हमारे यहां पर क्यों नहीं, और उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे वहां के राजा। हो सकता है पड़ोसी देशों के राजा उल्टे फ्रांस की राजा की हेल्प कर दे, क्योंकि उनको पता है ना कि ये सारी जड़, इस समस्या की जड़ फ्रांस से आई है। तो क्या पता पड़ोसी देशों के राजा फ्रांस के राजा की हेल्प कर दे कि तुम दोबारा से उन्हीं पावर को प्राप्त करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आगे क्या होने वाला है, इसमें क्या कुछ छिपा है, वो हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इसमें इतना ही ठीक है। नमस्कार।